नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 3 मार्च 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। 70 बीपीएससी के रिगार्डिंग भी होगा और 71 बीपीएससी के रिगार्डिंग भी होगा। 70 बीपीएससी के मेंस से पहले मैं 5 मार्च के पश्चात आपको वीडियोज़ रेगुलर मिलने लग जाएंगे, जिसमें आपको GS2 GS1 के भी वीडियोज़ मिलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो भी होगा, करंट अफेयर का भी अलग से वीडियोज़ दे दूंगा और मैं अपने टेस्ट सीरीज़ डिस्कशन कर दूंगा। यहाँ पर मैं कॉपी चेक और बजाबते टेस्ट तो नहीं ला पाया, बहुत सारे काम में फंस गया था, लेकिन टेस्ट सीरीज़ तैयार है तो उसको मैं डिस्कशन करवाऊँगा, वीडियो के थ्रू ही करवाऊँगा। ओके, जो भी कुछ होगा मैं आपको बता दूँगा। एक चीज़ और है कि 71 बीपीएससी अपने समय पर होगा या नहीं, बिल्कुल अपने समय पर होगा। आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि रेगुलर पढ़िएगा। 70 बीपीएससी मेंस से पहले करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर, और हो सकता है उसका PDF भी दे दूँ क्वेश्चंस का, ताकि आप उन टॉपिकों को अच्छे से तैयार करके चले जाएँ। अप्रैल में है आपका एग्ज़ाम, तो उससे पहले मैं काफ़ी सारा कुछ तैयार करवा दूँगा। एक चीज़ और है कि आज का हेडलाइन क्या है। हेडलाइन है कि जेलेंस्की जो है उनको रूस का पता ही आपको, रूस बैठ के देख रहा है पॉपकॉर्न लेके। जेलेंस्की और अमेरिका के बीच में बहुत ही ख़राब बहस हुआ, उसके बाद से वो भाई साहब लोग खुश हैं। अमेरिका की तारीफ़ की है किसने? रूस ने तारीफ़ की है। आपको हंसी नहीं आता ये सब चीज़ें सुन करके कि क्या हो रहा है? ये सूरज पश्चिम से निकल रहा है। अमेरिका और रूस का जो रुख है वो यूक्रेन पर एक जैसा हो गया है। क्यों हो गया है? मैंने आपको समझाया था, लॉन्ग टर्म को लेकर हुआ। वो यूक्रेन को बलि पर चढ़ाएंगे। रूस और अमेरिका के दोस्ती होगी, करीबी दोस्ती होगी। किस किस लिए होगी? एक पहला फैक्टर है चीन का, दूसरा एक और फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, वो है रेयर अर्थ मेटल का है। रेयर अर्थ मेटल का है जो अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा चीन के पास है। जो मॉडर्न जितने भी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी है वो सब इसी पर बेस्ड होता है, रेयर अर्थ मेटल पर। शानदार मेटल होते हैं कुछ, जिनका उपयोग बहुत सारे जगहों पर होता है। तो रेयर अर्थ मेटल का चीन के पश्चात अगर कोई किसी के पास में है तो यूक्रेन के पास में थोड़ा बहुत है, और बाकी किसके पास में है? तो रूस के पास में है। तो अब यूक्रेन को ये फेंकेंगे आग में, और अमेरिका और रूस मिलकर अपना काम धंधा आगे बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में आपको कन्फ्लिक्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो पूर्वी हिस्से यानी कि चीन के आसपास में आपको कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। यही वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है वर्ल्ड ऑर्डर। तो ठीक है, इसका भी अध्ययन हम लोग कर लेंगे। आज का एक और हेडलाइन है, देखिए क्या है। गवर्नमेंट जो है PLI 2.0 को इन्होंने शुरू किया। बहुत दिन पहले हो गया शुरू, लेकिन 5 वर्ष हुए हैं PLI 1 को शुरू हुए। तो क्या है ये PLI योजना? इसके बारे में 69 BPSC PT एग्जामिनेशन में 4 स्टेटमेंट बनाकर डिटेल सवाल पूछा गया था। देखिए क्या है, ध्यान से अगर चीज़ों का एनालिसिस करेंगे तो आप लोग भी शानदार तरीके से समझ सकते हैं। किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड आवश्यक होता है गुरु समझने के लिए। याद कीजिए, एक शेर बनाया गया था और नाम दिया गया था मेक इन इंडिया। क्या बोल रहा हूँ मैं? मेक इन इंडिया। ठीक है, मेक इन इंडिया पहल लाया गया। क्यों लाया गया? मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए। सेकेंडरी सेक्टर जिसको कहा जाता है, जिसको द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, उसको बूस्ट करने के लिए। भारत में प्राइमरी सेक्टर कृषि ठीक ठाक तक हिस्से में है, ठीक है, फिर भी उसका योगदान ठीक रहता है। अपना सेवा सेक्टर भी ठीक है, सर्विस सेक्टर का 61% के करीब में योगदान है। हम पिछड़ते कहाँ पर हैं? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछड़ते हैं। चीन उसमें बहुत ही बड़ा देश है, चीन के पास में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शानदार है। तो मेक इन इंडिया पहल लाया गया कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है? निर्माण। कौन सी चीज़? खिलौना निर्माण से लेकर कपड़े निर्माण से लेकर जो भी सेकेंडरी सेक्टर में, उन सभी की हम लोग बातचीत करते हैं इसमें। तो 2014 में आपने देखा होगा कि मोदी जी जब आए तब उन्होंने इसको लाया था, मेक इन इंडिया पहल को। लेकिन ये योजना उतना सफल नहीं हो पाया, और सफल हुआ भी तो कुछ विशेष सेक्टर में ही सफल हुआ। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का उत्पादन नहीं हो पाया। तो उसके बाद से भारत की सरकार ने एक और योजना लाई जिसको कहा गया PLI स्कीम। क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम इसको कहा जाता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव इसको कहा जाता है। ये योजना लाई गई भारत सरकार के द्वारा, खास तौर से इलेक्ट्रॉनिक और जो अच्छे टेक्नोलॉजी वाले क्षेत्र होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसको लाया गया। PLI का कुछ बेनिफिट भी हुआ। फिर PLI योजना 2.0 लाया गया। हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि PLI भी फेल हो गया, नहीं, हम बोलेंगे कि आंशिक सफलता इसको प्राप्त हुआ। भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा,
लेकिन आप जो सोचोगे कि बहुत बड़ा परिवर्तनकारी सिद्ध हो गया, वैसा नहीं हुआ। तो फिर भारत की सरकार ने PLI 2.0 योजना लाया है और उस योजना के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग को फिर से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। आपको समझ में आता है चीज़ें? जब तक डॉट कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आप बड़े पृष्ठभूमि में, बड़े आकार में इसको समझ नहीं पाएंगे। इसलिए समझिएगा कि हम किस चीज़ से जूझ रहे हैं, समस्या क्या है हमारे पास। सेकेंडरी सेक्टर जो है अपने पास, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो अपना सही नहीं है गुरु, वो सही नहीं है। वो सही होने से क्या होगा? हमारी इकॉनमी बूस्ट होगी। सेकेंडरी सेक्टर सही होने से और क्या होगा? रोज़गार ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। और क्या होगा? महिलाओं की भी भागीदारी इकॉनमी में बढ़ेगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में महिलाएं भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम करती हैं। अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों प्रकार के लेबर काम करते हैं। क्षेत्रीय जो डेवलपमेंट का इशू है कि कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं देश में जो पिछड़े हुए हैं, जैसे पूर्वी भाग है, वहाँ पर भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग के कई सारे बेनिफिट हैं जो अपने देश में प्राप्त नहीं हो पा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में हम कमज़ोर हैं, हर चीज़ हमें बाहर से लाना पड़ता है, व्यापार घाटा भी हमारा होता है। इन्हीं सब चीज़ों को, समस्याओं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार पिछले 10-15 वर्षों से कोशिश कर रही है कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो। लेकिन अगर आंकड़ों को देखेंगे हम लोग तो बूस्ट नहीं हुआ है, ये भी सच है एक। ओके, तो इसको भी ज़रा समझेंगे, PLI 2.0 को समझेंगे हम लोग। और उसके बाद प्रधानमंत्री जी कल गए थे सोमनाथ मंदिर, ठीक है, जाने दीजिए उनको। और गिर भी गए हैं, वो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर वो जंगल सफारी भी करेंगे, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ आएंगी। कल हम जीत भी गए हैं न्यूजीलैंड से। अगला मैच ऑस्ट्रेलिया से है, गणपति बप्पा मोरिया। चलिए देखते हैं आज का अपना ऑस्ट्रेलिया से मैच है ना, इसलिए इस प्रकार का होता है। PLI योजना 2.0 को समझते हैं कि क्या है ये। देखिए क्या है, PLI स्कीम 2.0 कहा जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव। मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 मई 2023 को कब शुरू किया था। BPSC सबसे ख़राब सवाल जो पूछती है वो यही पूछ लेती है कि इस योजना को कब शुरू किया गया था। तो 17 मई 2023 को शुरू किया गया था। विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने, निर्यात को बढ़ाने के लिए IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन योजना 2.0 शुरुआत करने की मंजूरी दी थी और इसको शुरू भी कर दिया गया था। क्या है ये इसमें? तो 17,000 करोड़ का बजटरी इसमें अलॉटमेंट किया गया था। 5% जो इनिशिएटिव टू बी प्रोवाइडेड ऑन नेट इंक्रीमेंटल सेल। कई देखिए क्या करना है इसमें। इस योजना को ज़रा नाम ध्यान से पढ़िए, आधी चीज़ें तो नाम से क्लियर हो जाता है, ज़रा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। उत्पादन लिंक प्रोत्साहन, किसको प्रोत्साहन देना है? प्रोत्साहन किसको देना है आपसे पूछा जाए, स्टेटमेंट रहता है एग्जाम में भी इसी प्रकार का। किसको प्रोत्साहन देना है? कंपनीज़ को देना है, इन्वेस्टर्स को देना है कि भारत आइए, बड़े बड़ी कंपनियों को, और आप यहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाइए और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। किसका मैन्युफैक्चरिंग कीजिए? कंप्यूटर का कीजिए, आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का कीजिए, मोबाइल का कीजिए, और भी इस प्रकार के इक्विपमेंट जो होते हैं, मेडिकल केयर के लिए भी इक्विपमेंट जो होते हैं उसका भी आप उत्पादन कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का भी उत्पादन कीजिए। इसके लेकर हम आपको प्रोत्साहन क्या देंगे? तो हो सकता है हम आपको टैक्स में छूट दे दें भाई, कि टैक्स आप थोड़ा सा कम लेंगे आपसे। हो सकता है हम आपको ज़मीन दे दें, हो सकता है कि हम आपको निवेश करने के लिए धन मुहैया करवा दें, हो सकता है हम आपको सिंगल विंडो सिस्टम बना दें, क्लियरेंस आसानी से दे दें, ऑनलाइन बैठे बैठे दे दें सारा कुछ। ये क्या होता है? प्रोत्साहन देना। जैसे कोई बच्चा अगर PT पास करता है तो उसको प्रोत्साहन स्वरूप आप क्या बोलते हो? लिखो भाई, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, किताब दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। यही चीज़ें तो होती है प्रोत्साहन, जिससे क्या हो, वो प्रोत्साहित हो आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए। तो प्रोत्साहन योजना इसका नाम है। ओके, देखिए क्या है इसमें। PLI स्कीम 2.0 के तहत में 17,000 करोड़ रुपये की बजटीय परिव्यय की मंजूरी दी गई थी। सरकार का यह प्लान IT सेक्टर के लिए एक बड़ा प्लान माना जा रहा है कि सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इस प्रकार के जो मैन्युफैक्चरिंग है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जैसे मोबाइल हो गया, टैब हो गया, कंप्यूटर हो गए, प्रोडक्ट्स चिप हो गए, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह हो गए, इन सभी के उत्पादन के लिए भारत सरकार कदम उठा रही थी। सरकार की PLI स्कीम की मदद से IT हार्डवेयर की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। सॉफ्टवेयर के उत्पादन में हम वर्ल्ड लीडर हैं। जब मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड लीडर, तो हम वर्ल्ड लीडर हैं। दुनिया में हमसे शानदार सॉफ्टवेयर बहुत कम ही देश बनाते हैं, टॉप के देश में आते हैं हम। लेकिन हार्डवेयर में हम क्या हैं? वर्ल्ड लीडर हैं नीचे से।
इसमें भी हम हैं वर्ल्ड लीडर, लेकिन नीचे से वर्ल्ड लीडर हैं। माने कि भारत में हार्डवेयर कंप्यूटर का कोई या किसी भी चीज़ का नई निर्माण होता है। भारत में अच्छे इंजन तक नहीं बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये देखिए हार्डवेयर में हमारी क्या है, तो अभी आप अपार संभावनाएं हैं, अगर सही शब्दों का उपयोग करें तो अपार संभावनाएं हैं हार्डवेयर विनिर्माण का। भारत में हमारे पास खूब सारी अभी संभावनाएं हैं। आईटी हार्डवेयर सेक्टर के लिए PLI 2.0 स्कीम को 6 साल की मंजूरी मिली है। इस स्कीम पर मुहर लगने के साथ आईटी हार्डवेयर सेक्टर में लगभग 2,430 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना पैदा हो गई है। और इस कारण से क्या हो रहा है, ये योजना लाया गया था कि सरकार इनिशिएटिव ले रही है, अब कंपनियां भी शामिल होंगी और उत्पादन होगा देश में। ओके, अब देखिए योजना के बारे में और डिटेल में क्या है। आईटी हार्डवेयर को लेकर प्रोत्साहन देना। आईटी हार्डवेयर के लिए PLI 2.0 से घटकों और उप असेंबली के स्थानीयकरण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। देश के भीतर एक सप्लाई चेन को बनाना, जिससे लंबी अवधि की अनुमति देकर एक मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम हम बना सकें। इस योजना में आवेदकों की 3 श्रेणी है। अब आपको प्रोत्साहन चाहिए, जैसे आता है ना बालिका प्रोत्साहन योजना, कि बालिका PT पास कर गई तो 50,000 रुपये मिलेंगे। आता है ना, क्यों मिलता है बालिकाओं को, ताकि बालिकाएं प्रोत्साहित हों। उसी प्रकार से किसको किसको मिलेगा भाई, तो वैश्विक कंपनियां, हाइब्रिड वैश्विक, कुछ कंपनियां ऐसी जो वैश्विक भी हैं और अपने देश की भी हैं, और घरेलू कंपनियां। 3 श्रेणी बनाई गई है। 3 प्रकार के बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, SC को मिलेगा, ST को मिलेगा, OBC को मिलेगा, मान लो। उसी प्रकार से 3 कंपनी है। एक है ग्लोबल कंपनी जो बाहर काम कर रही है, एक ऐसी जो बाहर भी कर रही है और वर्तमान में देश में भी मौजूद है, और एक शुद्ध देसी कंपनी। इस प्रकार से 3 प्रकार के क्या बनाया गया, क्राइटेरिया बनाया गया, जिनको इसमें प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह योजना आवेदकों के लिए बढ़ी हुई लचीलापन और विकल्प प्रदान करती है। सेमीकंडक्टर डिजाइन, IC विनिर्माण, पैकेजिंग को भी आईटी हार्डवेयर के लिए PLI योजना 2.0 के प्रोत्साहन घटक के रूप में शामिल किया गया है। यह योजना 6 वर्षों के अवधि से पात्र कंपनियों को भारत में निर्मित व लक्ष्य खंड के अंतर्गत आने वाले सामानों की शुद्ध विशुद्धि, क्या बोला गया इसमें कि आप क्या करोगे, वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर 5% का औसत प्रोत्साहन भी प्रदान करेगी। जो भी कंपनियां आएंगी उनको 5% के करीब में आप क्या करोगे, तो प्रोत्साहन भी प्रदान करोगे। जो निवेश करना चाहते हैं उनके लिए है ये। PLI के तहत लक्ष्य खंड में लैपटॉप, टैबलेट, ऑल इन वन PC, सर्वर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर, ये सारे के सारे क्या है, इक्विपमेंट हैं। ये क्या है, तो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, जिनका अगर आप निर्माण करते हैं अपने देश में तो आपको क्या मिलेगा, आपको प्रोत्साहन दिया जाएगा। योजना के तहत भारत वस्तुओं के विनिर्माण लक्ष्य खंड के अंतर्गत शामिल के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड के आधार पर कंपनियों को सहायता प्रदान की जाएगी। रोजगार के नए अवसर, आईटी हार्डवेयर के लोकल ब्रांड्स को मजबूती मिलेगी। इस स्कीम से प्रत्यक्ष तौर पर 75,000 नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। वहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की स्कीम 2 लाख से भी ज़्यादा नौकरियों को लाने का काम करेगी। मोबाइल फ़ोन बनाने वाले देशों की सूची में भारत दूसरे स्थान पर पहुँच गया है। मोबाइल फ़ोन बनाने नहीं गुरु, असेंबल करने में। मतलब आपको मैंने बताया था कि कोई पार्ट्स नहीं बनता है अपने देश में, हम अलग अलग देशों से अलग अलग पार्ट्स को लाते, हम नहीं लाते हैं। जो कंपनियां भारत में निर्माण करवाती वो लाती हैं और यहाँ पर लाकर उनको असेंबल कर देती हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फ़ोन विनिर्माण क्षेत्र भारत तेजी से काम कर रहा है। भारतवर्ष 2030 में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में 105 बिलियन डॉलर, 9 लाख करोड़ रुपए के बेंचमार्क को पार कर चुका है। भारत की पहचान दूसरे बड़े मोबाइल फ़ोन निर्माता के रूप में होती है। अब तो पहले पर आ गया है। अगर आप लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन निर्माता में हम चीन को पीछे छोड़ चुके हैं। PLI योजना घरेलू उत्पादन को बढ़ाने, आयात बिल कम करने के लिए मार्च 2020 में PLI योजना को शुरू किया गया था, मार्च 2020 में। और ये कौन सा चल रहा है, मार्च 2025 चल रहा है। कोरोना के 5 वर्ष हो गए गुरु। वही 25 मार्च को सब लोगों ने थाली पीटा था, 25 मार्च 2020 को। अब तो मार्च 2025 चल रहा है। तो उसी समय ये योजना उससे ठीक पहले लाया गया था, कोविड से ठीक पहले लाया गया था ये। इस योजना के तहत सरकार कंपनियों को भारत बने प्रोडक्ट के बिक्री के आधार पर इनिशिएटिव देगी। योजना का उद्देश्य घरेलू कंपनियों को देश में अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है या विदेशी कंपनियों को भारत अपना कारोबार स्थापित करने के लिए भी आमंत्रित करती है। इसी को लेकर ये योजना लाई गई है। अगला टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए कि अगला न्यूज़ है कि प्राइवेट लूनर लैंडर, यानी कि लूनर किसको कहा जाता है, जो चंद्रमा के लिए जो प्रोजेक्ट वगैरह होता है उनमें लूनर शब्द लगा रहता है। प्राइवेट है ये, ठीक है। प्राइवेट लूनर लैंडर, जिसका नाम क्या है, ब्लू घोस्ट।
बड़ा ही शानदार नाम रखा है, ब्लू घोस्ट टच डाउन ऑन मून विथ डिलीवरी फॉर नासा। इसमें ये लिखा हुआ है कि नासा के इक्विपमेंट वगैरह का उपयोग करके और कई सारे उसका इक्विपमेंट लेकर भी ब्लू घोस्ट नामक एक प्राइवेट कंपनी का लैंडर है जिसने चंद्रमा पर लैंड किया है। प्राइवेट है ये, तो इसलिए ज़्यादा महत्व का हो जाता है और ये अपने साथ कई सारी चीज़ें लेकर गया है और वहाँ पर रिसर्च वगैरह भी कंडक्ट किया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे जो आरबीआई से रिलेटेड है। देखिए क्या है ये घोस्ट, ब्लू घोस्ट, कृपया करके इसको हिंदी में ट्रांसलेट ना करें, ब्लू घोस्ट ही याद रखें, वही सही रहेगा। हिंदी ट्रांसलेशन इसका अन्याय हो जाएगा, आप ब्लू घोस्ट ही याद रखिएगा। देखिए क्या है इसके बारे में थोड़ा बहुत और जानकारी लेते हैं। लैंडिंग के 30 मिनट के बाद से इसने तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया था। नासा का वाणिज्यिक चंद्र कार्यक्रम ब्लू घोस्ट नासा के वाणिज्यिक चंद्र पेलोड सेवा पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के प्रतिस्पर्धा के माध्यम से चंद्र वाणिज्य को प्रोत्साहित करना। नासा ने लैंडर पर 10 वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयोग की डिलीवरी के लिए 101 मिलियन का भुगतान किया, साथ ही उपकरणों के लिए अतिरिक्त 44 मिलियन का भी भुगतान किया है। और फायरफ्लाइज के एंथ्रेवर्स ने पुष्टि की है कि लैंडर ने चट्टान जैसे खतरों, ठीक है, इसमें यह कहा गया है कि ये जो लैंडर है इसमें नासा ने इसको हायर किया था। देखिए अपने देश में प्राइवेट जो स्पेस सेक्टर है वो ग्रो कर ही रहा है अपने देश में, लेकिन अमेरिका जैसे देशों में ये ऑलरेडी कई सारे स्तरों पर ग्रो कर चुका है। अंतर्ग्रहीय मिशन के लिए भी ये सारे तैयार हो रहे हैं। तो ठीक है, इसका बस नाम याद रखिएगा और नहीं पूछेगा आपसे, ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा कि हाल ही में ब्लू घोस्ट चर्चा में रहा था, क्या है वो? तो लैंडर है जो जिसने चंद्रमा पर लैंड किया है और वो नासा के कई सारे इक्विपमेंट लेकर गया है, वहाँ पर रिसर्च वगैरह के लिए ये काम करेगा। बस यही था इसमें। कृषि उपज से किसानों की आय, आरबीआई का ये छोटा सा रिपोर्ट है। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रबी फसलों, अब रबी फसल कौन कौन से होते हैं ज़रा कमेंट करके बताएं। अभी कौन सा मौसम चल रहा है, रबी का या खरीफ का? अगर आप बिल्कुल ही शहर वाले बच्चे होंगे जिन्होंने कभी जीवन में गाँव वाँव नहीं देखा है तब तो आपको मुश्किल आ रही होगी। अगर आप गांव घर में रहे हैं तो रबी खरीफ से तो परिचित होंगे, और अगर फिर भी परिचित नहीं हैं तो परिचित हो जाइए, अगल बगल में जाकर के पूछ आइए कि कौन सा मौसम चल रहा है, रबी का कि खरीफ का कि जायद का, कौन सा मौसम चल रहा है अभी? खेत में गेहूं लगे हुए हैं ना, तो रबी का फसल हो गया वही। उपभोक्ता मूल्यों में किसानों की हिस्सेदारी पर एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है। किसका सर्वेक्षण है? क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं ये सर्वे मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये है और ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें 18 राज्यों की मंडी बाजार समिति जिसको बिहार में बोल दिया जाता है और यूपी और हरियाणा वगैरह मंडी ही कहा जाता है, गांवों को शामिल किया जिसमें 12 रबी फसलों का विश्लेषण किया गया था। किसान, व्यापारी, खुदरा विक्रेताओं से प्राप्त इनपुट भी शामिल होते हैं। सामान्य तौर पर अपने यहाँ पर बिहार वगैरह में मंडियों का चलन जो है वो कम है क्योंकि अतिरेक उत्पादन ही नहीं हो पाता है, और उत्पादन होता भी है तो गांव के ही हाट बाज़ार में किसान वगैरह अपनी फसल वगैरह बेच के वो निश्चिंत हो जाते हैं क्योंकि बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन कम होता है अभी भी। जिस प्रकार से हरियाणा या पश्चिमी यूपी, पंजाब या इन क्षेत्रों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र के किसान करते हैं बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन, अपने यहाँ पर वो बड़ा उत्पादन कम होता है, इसलिए मंडियों का चलन अपने यहाँ पर कम है। सभी जगह आपको मंडी दिखेगा लेकिन है कम है तुलनात्मक रूप से, ठीक है। इसमें इस सर्वे में 18 राज्यों की मंडी गांवों को शामिल किया गया, 12 रबी फसलों का विश्लेषण किया गया। किसान, व्यापारी, खुदरा विक्रेता सभी जगहों से हम क्या कर रहे हैं तो डेटा कलेक्शन करके हम एक रिसर्च पर पहुंच रहे हैं, हम एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, सॉरी रिसर्च गलत शब्द है, हम एक निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये आरबीआई ने काम किया है। कृषि उपज से किसानों की आय पर सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष क्या है? उपभोक्ता मूल्य में किसानों की हिस्सेदारी। सर्वेक्षण शामिल प्रमुख रबी फसलों के लिए किसानों को अंतिम उपभोक्ता मूल्य का 40 से 67% प्राप्त हुआ है। गेहूं किसानों को उपभोक्ता मूल्य का 67% प्राप्त हुआ है, जो सर्वेक्षण की नई फसलों में सर्वाधिक है। 25% किसानों ने सुनिश्चित बाजार के लिए एमएसपी पर अपनी फसल बेची है। चावल व अन्य अनाज, खुदरा कीमतों में चावल किसानों की हिस्सेदारी 2024 से 52% थी, जो पिछले कुछ वर्षों में स्थित रही है, अर्थात वर्ष 2022 से 45%, 2018 में 49% के आसपास रहा है। ये क्या है तो ये देख रहे हैं हम कि अंतिम मूल्य अगर किसी चीज़ का 100 रुपया है, मुझे पता है समझ में नहीं आया होगा,
तो किसानों को कितना मिला? किसानों को लगभग में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि 40% से 67% तक मिला है। यानी कि 100 रुपया अगर कोई चीज़ बिक रहा है तो उसमें से 40 रुपया किसान के पास गया है, या तो 67 रुपया उसके पास में अधिकतम गया है। बाकी का किसके पास गया? व्यापारियों के पास गया। दलहन और तिलहन, मसूर किसानों को भोक्ता मूल्य का लगभग 66% प्राप्त हुआ। यानी कि कोई अगर मसूर बेच रहा है तो उसको 66 रुपया प्राप्त हुआ है, अगर 100 रुपये में वो सामान बिका है तो। जबकि चना किसानों को भोक्ता मूल्य का 60% प्राप्त हुआ है। सरसों किसानों को 52%, 2021 का अध्ययन में दर्ज 55% से थोड़ा सा कम प्राप्त हुआ है। ये क्या है सारे के सारे? अरे भाई, इसका जो सर्वे है उसी का नाम है रबी फसल का सर्वे। रबी का मौसम है तो रबी फसल का सर्वे किया गया है। अभी रबी का फसल कटे नहीं है, कटेंगे कब? रबी फसल की क्या खासियत होती है? पूछा जाता है, ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। NCERT नामक किताब आती है, पब्लिकेशन है भारत सरकार का। वो क्या करती है? अपना किताब निकालती है, उस किताब में ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह होते हैं। उसको कभी अगर आप उल्टा करके देखेंगे तो उसमें ये सब लिखा रहता है। रबी फसल की खासियत ये होती है कि जब उसको बोया जाता है तब तापमान कम होता है, तापमान कम होता है, यानी कि ठंड का मौसम होता है। और जब काटा जाता है तब तापमान बहुत तेज़ होता है, यानी कि अप्रैल मई का महीना होता है। यानी कि बोते समय कम तापमान चाहिए गेहूं को, फिर उसको पानी चाहिए जो हमें पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त होता है, ठंड वाली पानी, और फिर उसको काटते समय तेज़ धूप चाहिए, यानी कि फसल पकाने के लिए तेज़ धूप चाहिए। उसके बाद से रबी का मौसम ख़त्म हो जाता है, फिर बीच का मौसम जायद का रहता है, फिर हम किस में चले जाते हैं? खरीफ के मौसम में चले जाते हैं। तो ये रबी फसलों पर सर्वे है RBI का, जिसमें हमने ये देखा है कि रबी का कोई फसल अगर बिक रहा है तो किसानों के पास में उसका कितना अमाउंट पहुंच रहा है, बस हमने यही देखा है इसमें। शीघ्र नष्ट होने वाले फसलें, फलों और सब्जियों में किसानों की हिस्सेदारी 40 से 63% के बीच थी, जो अनाज और दालों की तुलना में काफ़ी कम है। अधिकांश शीघ्र नष्ट होने वाले फसल टमाटर को छोड़कर के लिए उपभोक्ता कीमत, व्यापारी और खुदरा विक्रेताओं की संयुक्त हिस्सेदारी 50% से अधिक। कुछ फसल ऐसे भी होते हैं बंधुओं जो रबी खरीफ दोनों सीजन में होते हैं, जैसे चावल। UPSC का सवाल है प्रीलियम का, आप देखिएगा स्टेटमेंट वाले। चावल का फसल जो होते हैं ये 12 मासी होता है, 12 महीने में उगाए जाते हैं कहीं कहीं पर, ठीक है। शीघ्र नष्ट होने वाले फसल, फल और सब्जियों में किसानों की हिस्सेदारी गैर जल्दी खराब होने वाले फसल जैसे गेहूं, दाल की तुलना में कम है। शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों में सेल्फ लाइफ कम होती है और ये जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे टमाटर है, अगर आपने इसको तोड़ा है तो अगले कुछ दिनों में आपको बेचना ही पड़ेगा, नहीं तो ये सड़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वहीं पर प्याज है, प्याज को अगर आपने निकाला है तो उसको आप आसानी से स्टोर करके काफ़ी लंबे समय तक रख सकते हैं। आलू है, आलू काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, लेकिन टमाटर ख़त्म हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। सब्जियां अधिकांशतः जल्दी ख़राब हो जाती हैं, फल अधिकांशतः जल्दी ख़राब हो जाते हैं। कृषि में नगद लेन देन अभी भी हावी है, लेकिन 2018 और 2022 की तुलना में 2024 के सर्वेक्षण में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यानी कि नगद में ही लेन देन अभी भी होता है कृषि में, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ट्रांजैक्शन जो है वो बढ़ा है, ये इसमें कहा जा रहा है। आपूर्ति श्रृंखला चुनौती, अनेक मध्यस्थों वाली असंगठित आपूर्ति श्रृंखला उत्पादों की आवाजाही, वित्त और मूल्य निर्धारण पारदर्शिता को सीमित करती है, जिससे उपभोक्ता कीमत में किसानों का हिस्सा कम हो जाता है। यही तो हमें देखना है कि मार्केट में कोई चीज़ 100 रुपया का बिक रहा है, लेकिन किसान को उसका दाम मिला है 40 रुपया, तो ये अन्याय ही तो है। उसका उत्पादन का भी सही से प्राइस नहीं मिला। अगर उस किसान को 100 में से मान लीजिए 80 रुपया भी मिल जाता, 20 रुपया हम बाकी सब कमाते, तो किसान हमारे कहाँ होते भाई? कृषि सेक्टर हमारा कहाँ होता? लोग रोज़गार के लिए से शहरों में नहीं भटक रहे होते, अपने अपने खेत में काम करते और मस्त कमाते, लेकिन वो नहीं मिल पाता है। यही था इस रिपोर्ट का। अगला एक और लाइन है कि किसानों की कम हिस्सेदारी अनाज के अलावा फसल विविधीकरण को हतोत्साहित करती है। जब किसानों को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेंगे? विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन नहीं करेंगे। इसमें यही चीज़ कहा गया है। आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं हम लोग। आई होप आपने कुछ सीखा होगा और कुछ पढ़ा होगा। रेगुलर पढ़िएगा। जिनका मेंस एग्जामिनेशन है अपना 2000% दे सकते हैं तो भी दे दीजिए, वो भी कम ही पड़ेगा आपको। सबसे किस प्रकार से पढ़ना होता है? केवल टारगेट कीजिए सिलेबस को। ईच एंड एवरी टॉपिक पर आपके आंसर राइटिंग हो जाने चाहिए एग्ज़ाम से पहले।
तो आपका तैयार हो गया है मेंस। फिर तो बस केवल प्रैक्टिस बचता है। तो प्रैक्टिस आपकी जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका मार्क्स बढ़ता जाता है, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएंगे। तो यही बस होता है, सबसे पहले टॉपिक तैयार करना है, उसका आंसर राइटिंग कर लेना है, देन प्रैक्टिस करना है। ये सबसे सही तरीका यही होता है मेंस एग्जामिनेशन का। थैंक यू सो मच आप सभी का।